विदाउट एनी तमहीद, कल का मैच क्या तज्जिया आपका? जहाँ तक आपने अपने इंट्रो में बात की, कुछ मायूसी की, आपने कुछ उदासी की बात की, लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा कि आप उदास हैं, आप मायूस हैं। ठीक है, दिल दुखा हुआ है, हमारा भी दिल दुखा हुआ है, समझ आती है बात। आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम ग्राउंड में हारे बांग्लादेश के साथ, लेकिन आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है और एक हारती है, आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि ये नौजवान और नए खिलाड़ियों की टीम है। इसमें से बेशतर खिलाड़ी वो हैं जो कि पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। क्योंकि मैं इस वक्त सराउंडिंग में जो चीज़ें देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे तज्जियाकार हैं, जो हमारे क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट पर गुफ्तगू करते हैं, वो इस नाकामी को इस तनाजुर में ले रहे हैं कि जी आपने बाबर को क्यों बाहर निकाला हुआ है, आपने रिजवान को क्यों बाहर निकाला हुआ है, आपने शाहीन को क्यों टीम में नहीं रखा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपकी टीम में तजुर्बेकार खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं। नए खिलाड़ियों ने ठीक है परफॉर्म नहीं किया, आप हार गए, लेकिन आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो आपने गलतियाँ की हैं इसकी वजह से आप हारे हैं, वरना बांग्लादेश की टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है कि आपको हरा सके। लेकिन आप ख़राब खेले हैं, बांग्लादेश की टीम को आपने जीतने का मौका फराहम किया और आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट नहीं किया। हम उसी वक्त से बात कर रहे थे जब टीम मुंतखब हुई थी, नवाज़ की इस टीम में सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुई है। माइक हैसन, जिनकी ये पहली गैर मुल्की सीरीज़ है टीम पाकिस्तान के साथ, बतौर कोच होम ग्राउंड पर वो बांग्लादेश को 3-0 से हराकर बांग्लादेश पहुँचे। आप अगर गलत टीम सेलेक्ट करेंगे तो फिर यही नतीजा होगा। आपने कल अबरार अहमद को ड्रॉप किया, समझ से बाहर था, वो पाकिस्तान का नंबर 1 स्पिनर है। नंबर 1 स्पिनर को आप किस बुनियाद पर बाहर करते हैं? चलें, अगर आपने उनको बाहर किया तो फिर आपको सुफियान मुकीम को मौका देना चाहिए था, आप दूसरे स्पिनर को खिलाते। अहमद दानियाल को आपने डेब्यू कराया, उन्होंने पहली ओवर में विकेट हासिल की, उन्होंने 2 आउट किए, बात समझ आती है। लेकिन उसके साथ साथ जो कैजुअल अप्रोच आपके बल्लेबाजों की नजर आ रही है, आई थिंक मेरा ख्याल है साइम अयूब के बारे में भी आपको अब सोचना पड़ेगा। वो बैट्समैन है या वो बॉलर हैं? साइम अयूब जिस तरह की सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको आपको बाहर बैठाना पड़ेगा, साहबजादा फरहान को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के घर की टीम नहीं है। आपको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। यू आर प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आपको खेलना पड़ेगा। नो डाउट हम हारे हैं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। ठीक है, या ये सब आई सो अग्री विद दैट कि हमें एरर का मार्जिन देना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने जहाँ पे इन यंगस्टर्स को आप अभी जो बात कर रहे हैं कि चांस दिया है, हम एक नई टीम के साथ मैदान में उतरे हैं, बट एट द सेम टाइम वही बात है कि हम जो ऑन ग्राउंड डिसीजंस हैं या उस वक्त मौके की मुनासबत से जिन प्लेयर्स को हमने बेंच पे बिठाना है या जिनको हमने आजमाना है, वो डिसीजंस ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, माजी में भी ऐसा होता आ रहा है। और कल जब हम डिस्कशन पहले मैच के बाद भी सुन रहे थे तो ये कहा गया जी कि पिच बड़ी उस तरह की थी, हम नहीं खेल सके, लेकिन इसी बांग्लादेश की टीम को हमने अपने होम ग्राउंड पे सीरीज हराई हुई है। सो हम अपनी गलतियों की बजाय पिच के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर डालकर इससे बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल आपने वजह फरमाया अर्मिला कि जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर ये लेमैन एक्सक्यूजेस बनता नहीं है देना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोच माइक हैसन ने पहले मैच की नाकामी को पिच के साथ एसोसिएट कर दिया। उस पिच पर आपने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला, बांग्लादेश ने आपको हराया। और कल अगर आप देखें तो शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में एक एवरेज स्कोर जो है वो 137 है। आपको 134 का टारगेट दिया बांग्लादेश की टीम ने। उनका एक बैट्समैन जो था वो 50 करने में कामयाब हुआ। आपने देखा कि रेजिस्टेंस आपको नज़र आई फ़हीम अशरफ की तरफ से, आपको खुशदिल शाह की तरफ से, आपको दानियाल की तरफ से, अब्बास आफरीदी की तरफ से। एक टाइम पर आपके 7 आउट हो गए थे 48 रन पर। तो अगर ऊपर से कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करता, रॉकेट नहीं चल रहे थे, कोई मेरा ख्याल है गोलियां नहीं चल रही थी कि जिस तरह हमारे बैट्समैन आउट हुए। चले 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गया, लेकिन 47 फॉर 7, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आप जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, और जो अच्छा नहीं खेले उसको ड्रॉप करना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ। एक सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान में है जिन्होंने गलतियाँ की, जिन्होंने गलत खिलाड़ियों को मुंतखब किया। दूसरी सिलेक्शन कमेटी जो है वो टूर सिलेक्शन कमेटी है, वो भी वही कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद सिलेक्शन कमेटी कर रही थी। फिर हम आ जाते हैं आपकी नाकामी के सवाल के ऊपर। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश से आप हार गए हैं। आपको इतनी बड़ी टीम नहीं है इस वक्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आलमी दर्जाबंदी में T20 क्रिकेट में आप 9वें नंबर पर हैं, आप और नीचे जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश की टीम 10वें नंबर पर है। आपको यह भी याद रखना होगा कि यही बाबर, रिजवान, शाहीन टीम में मौजूद थे।
आप बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर लास्ट ईयर पिंडी में 2 टेस्ट मैच हार गए थे। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूं जो कह रहे हैं कि जी आपने इन खिलाड़ियों को बाहर बिठाया हुआ है, उनके होते हुए भी हम आयरलैंड में हारे, हम अमेरिका की टीम से हार गए। तो और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट को दानिशमंदाना फैसले करने चाहिए। जितनी टीम इस नाकामी की जिम्मेदार है उतनी टीम मैनेजमेंट भी, कोच भी शिकस्त के जिम्मेदार है। एब्सोल्युटली, आप किसी एक प्लेयर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सब कि जैसे जब हमारे स्टार प्लेयर्स जिनको हम हमेशा से जिनके ऊपर रिलाई करते आ रहे हैं, डिपेंडेंट रहे हैं एज अ टीम, उनकी मौजूदगी में भी हम ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हारे हैं, सीरीज़ हारे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को कहें कि उसको टीम से बाहर रखना चाहिए, लेकिन हमें जो हम आप जैसे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट से बार बार बात करते आ रहे हैं कि हमें नए प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा और कंसिस्टेंट चांस देना पड़ेगा, ताकि जैसे हमने बाबर आजम के कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली हुई कि अगर बाबर चल गए तो टीम चलेगी, अगर बाबर नहीं चले तो कोई नहीं चलेगा। इसी तरह हम शाहीन, रिजवान, इन सब पे रिलाई करते आए हैं। सो कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर अब हम ये स्टेप ले रहे हैं कि हमने यंगस्टर्स को आजमाना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनको कंसिस्टेंट चांसेस भी देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। तो इसका बहुत आसान सा और सीधा सा जवाब यह है कि थोड़ा सब्र का मुजाहरा हमको करना पड़ेगा, थोड़ा एतबार करना पड़ेगा, थोड़ा एहसास करना पड़ेगा, थोड़ा सा एतमाद करना पड़ेगा, तभी ये टीम खेलेगी। वरना फिर हम घूम फिर कर पीछे की तरफ देखने लगेंगे, उन्हीं चले हुए प्लेयरों को खिलाने पर मजबूर हो जाएंगे। इन प्लेयरों को भी आप थोड़ा सा मौका दीजिए, ये भी आपको आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन दबाव में ये किस तरह अपने आप को अच्छे खेल के साथ एसोसिएट करते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन ये कंबाइन एफर्ट है टीम मैनेजमेंट की और खिलाड़ियों की, दोनों को एक दूसरे को बैक करना होगा। लेकिन आप गलत फैसले करेंगे तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे। आपको ईमानदारी के साथ राइट मैन फॉर द राइट जॉब सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब्बास आफरीदी की मैं खासतौर पर यहाँ पर बात करना चाहूँगा। अब वो एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेल रहे हैं, लेकिन एक ओवर में वो 3 स्लो वन करते हैं। ये पिच थी जहाँ पर बॉल वैसे ही स्पिनर्स को जो है वो साजगार था। आपको क्या ज़रूरत है? और अभी तक समझ ही नहीं आया कि वो फास्ट बॉलर हैं या मीडियम पेसर हैं, क्योंकि वो एक ओवर में 3 स्लो वन करते हैं। एक फास्ट बॉलर की हैसियत से आप एक स्लो वन कर लें, टोटली वो बहुत ज़्यादा अपने स्लो वन के ऊपर इन्हिसार करते हैं। और आप कल देखिए आखिरी 2 ओवर में उनको 2 छक्के लग गए, जो पाकिस्तान टीम के लिए थोड़े से कॉस्टली हो गए। फिर कप्तान भी उनके ऊपर एतमाद कर नहीं पा रहे, और उसकी बुनियादी वजह यही है शायद अब्बास आफरीदी अपनी बॉलिंग में वो तासुर कायम कर नहीं पा रहे हैं। उनको एक बेहतरीन मौका मिला है, उनको इस बेहतरीन मौके को ग्रैब करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि हमारी फास्ट बॉलिंग सबसे वीक है, लेकिन आप देखिए कि हमारी फास्ट बॉलिंग ने कल बांग्लादेश की टीम को मुश्किल सूरत हाल से दो चार रखा। हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के दौरे में हमारी बैटिंग जो है वो महफूज हाथों में है, हमारी ताकत जो है वो हमारी बैटिंग है, लेकिन हमारी ताकत जो है वो हमारी कमजोरी बन गई। वो खिलाड़ी जिनके ऊपर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में मुस्तकबिल में सोच कर रहे हैं, हारिस, साइम अयूब, फ़खर जमान, कप्तान सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, हसन नवाज, वो नहीं चले तो हमारी बैटिंग जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। हमारी जीत जो है वो हमारी मुट्ठी में आकर रेत की तरफ फिसल गई। तो कोई बात नहीं, खेल में हार जीत होती रहती है। आप हार गए हैं, गुजरे हुए वक्त को आप वापस नहीं लेकर आ सकते, लेकिन आपको आगे देखना चाहिए। ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसमें एक और फैक्टर भी मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस पे कमेंट दें। जैसे आपने कहा कि हमें सब्र तहम्मुल के साथ इन प्लेयर्स को चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में हम इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करें, लेकिन उसमें एक रोल याया साहब ये भी तो बनता है कि हम इन प्लेयर्स को ज़ाया ना कर दें कहीं ना कहीं। हमने माजी के अंदर भी ऐसा देखा है कि हम एक प्लेयर को लाते हैं, PSL से उठाते हैं या किसी भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जो कि उस पर भी कई सवालात हम उठाते ही रहते हैं। आता है वो प्लेयर, जब वो खेलता है, वो 1-2 मैचेस में खेलता है, परफॉर्म नहीं करता, फिर वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। उसका करियर भी जो कह ले ख़त्म होने के उस पॉइंट पे आ जाता है, और फिर वो हमें कुछ अरसे बाद दोबारा से नज़र आता है, और फिर ज़ाहिर है जब उसको मौका नहीं मिला होता वो खेल नहीं पाता। तो इनको सही जगह पे यूटिलाइज़ करना, आप खेल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो भी आपने टर्म इस्तेमाल की, ये कितना ज़रूरी है? अरमला किसी शायर ने खूब कहा है कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। यहाँ पर बहुत सीधा उसूल है, और वो उसूल सीधा ये है कि आपने जो बात की, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम नए लड़कों को लेकर आते हैं, फिर उनको
कुर्बानी का बकरा बना देते हैं, उनको जनाब साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन ऐसे तो किसी को साइडलाइन नहीं करते ना। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये किसी के घर की टीम तो नहीं है कि वो इस टीम के साथ एसोसिएट रहेगा। बड़े बड़े नाम आप देख लीजिए, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वो अगर टीम से बाहर हुए हैं तो किसी ने उनके साथ कोई अपना पर्सनल एजेंडा तो सेट नहीं किया, किसी की मर्जी से वो टीम से बाहर तो नहीं हुए। ऐसा तो नहीं है कि उनकी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती तो उन्होंने कहा कि इनको साइड में कर दो। उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी कारकर्दगी है जो टीम के काम नहीं आ रही थी, और ये वो चीज़ थी जिसने उनको टीम से बाहर करने का सामान पैदा किया है। तो नए खिलाड़ियों की आप बात कर रही हैं, आप नए खिलाड़ियों को एक सर्टेन टाइम तक ही मौका दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बांग्लादेश की पूरी सीरीज में उनको मौका दें, अगली सीरीज वेस्ट इंडीज की है, उनको वहां पर खिलाएं। नहीं खेलते तो फिर आपके पास और खिलाड़ी मौजूद हैं। अब भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था, जिनको आपने मौका नहीं दिया, जो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको उनको अच्छे अंदाज में खिलाना चाहिए। सलमान मिर्जा की मिसाल आपके सामने है। पीएसएल की परफॉर्मेंस पर आपने उनको टीम का हिस्सा बनाया। पहले मैच में उन्होंने 2 आउट किए, सेकंड मैच में उन्होंने 2 आउट किए, 4 ओवर में उन्होंने 17 रन दिए। उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। फ़हीम अशरफ के बारे में आप कह रहे थे कि ये चला हुआ कारतूस है, इसको आप क्यों लेकर आ गए, इसका टाइम खत्म हो गया है। कल जिस तरह वो खेले, एक बार फिर आपको लगा कि आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है, आपके पास एक टीम मैन है जो मुश्किल सूरत हाल में आपकी टीम को जो है वो उठाकर रख सकता है। तो आपको इन खिलाड़ियों को एतमाद देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक दिन किसी को खिलाएंगे, दूसरे दिन किसी के ऊपर एतबार करेंगे तो फिर ये मामला नहीं चलेगा। पसंद नापसंद से निकल कर आपको फैसले करने होंगे, आपको जनाब दोस्ती यारी से मिलकर फैसले करने होंगे, आपको सही अंदाज में अपनी सिमत का तयन करना होगा जो चीज़ें ठीक हैं। वरना जैसे पहले क्रिकेट चल रही थी अब भी वैसी चलेगी। बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती यारी से और इन ताल्लुकात से निकल के कोई फैसले करने पड़ेंगे, तभी सख्त फैसले होंगे तो परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं हमें बेहतर नजर आएगी। अच्छा जी, एशिया कप का मामला जो है वो बड़ा गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एशिया कप का होस्ट जो है वो इंडिया है, लेकिन ढाका में इसका इजलास होना है जुमेरात को। वो पार्टिसिपेशन के हवाले से भी स्केप्टिकल है, और कुछ इजलास में चूँकि हमें पता है टूर्नामेंट का शेड्यूल भी आना है, जगह का भी ऐलान होना है। ये पहले हमने बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे फोरम्स पे मैनेज किया है या साहब, अब हम इस एशिया कप वाले मामले को किस स्ट्रैटेजी के तहत मैनेज करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए अरमला हसन साहिबा, बात दरअसल ये है कि ये एक ऐसी हड्डी है जो उगली जा रही है न निगली जा रही है। हमने जो भारत के दांत खट्टे किए हैं जंग में, उनकी जो खाम ख्याली थी उनको जनाब हमने बता दिया कि यार आप चौधरी नहीं हैं एशिया के, हम हैं इधर, तो किसी खाम ख्याली में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब तक वो अपने ज़ख्मों को चाट रहे हैं, और जहां जब उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। तो अब क्रिकेट के मामले को आप देख लीजिए, आपने एशिया कप की बात की, बड़ा ज़ोर लगाया भारत ने कि एशिया कप का जो इजलास है वो बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का रवैया है, या जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तमाम सूरत हाल में जो है वो स्टांस लिया है, उन्होंने हीले बहानों से अपने आप को फिज़िकली इस इजलास में शिरकत से दूर रखा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जो कि एशियन क्रिकेट कौंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे रहने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा नहीं, इजलास तो बांग्लादेश में ही होगा, ढाका में ही होगा, और ढाका में जिस तरह आपने बताया कि मुनक्किद होने जा रहा है। लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है कि जो वो चाहता है, जैसे वो चाहता है वैसे हो। बज़ाहिर इम्पॉर्टेंट इजलास है, लेकिन इस इजलास में बहुत सारे लोग जो हैं वो फिज़िकली मौजूद नहीं होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो लिंक पर होंगे। लेकिन इस इजलास के फैसले जो हैं उसका सबको इंतज़ार रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैसला तो ये है कि एशिया कप की तारीख का ऐलान होना। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से बहुत सारे लोग जानने के मुतमन्नी हैं, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। मैच होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नुकसान एक तरफ का नहीं होगा, दोनों तरफ का होगा, और बाकी क्रिकेट बोर्ड भी जो है इस नुकसान का उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर है हम सिर्फ अपने नुकसान की बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान मैच का भी फैसला होना है, क्या सूरत है? अभी हम लेजेंड्स लीग का भी जिक्र कर लेते हैं जो हो रही थी, और जिसमें इंडियन जो साबिक प्लेयर्स हैं उन्होंने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी पे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी वो होंगे ग्राउंड में तो हम नहीं खेलेंगे। इवन वो ग्राउंड में भी नहीं चाहिए थे उनको। तो ये जो कीना परस्ती है या कह ले परवरी है इनकी, ये कहाँ इनको लेकर जाएगी? क्योंकि हमेशा इंडिया की जानिब से किया जाता है कि पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते हैं स्पोर्ट्स को भी ये लोग।
अर्मिला देखिए, एक लंबी तारीख है पाकिस्तान और भारत की, चाहे जंगो जदल का मैदान हो, चाहे खेल की बात हो। पाकिस्तान ने कभी खेल को सियासत के साथ नत्थी किया नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा खेल को, सियासत को अलग रखा है। खिलाड़ियों को मुल्क का सफ़ीर कहा जाता है और पाकिस्तान ने हमेशा इन सफ़ीरों को मुश्किल हालात में भी भारत के साथ खेलने से मना नहीं किया। कभी खेल को पॉलिटिक्स के साथ जो है एक पलड़े में नहीं डाला। लेकिन भारत का हमेशा से यही तरीकाकार रहा है और मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं है जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान टीम के साथ किया। उन्होंने कहा शाहिद आफरीदी ग्राउंड में भी होंगे तो हम नहीं आएंगे। तो बहुत सीधा सवाल यह है कि आपको नहीं पता था कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपको नहीं पता था कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं? आप इंडिया से टिकट कटवा कर इंग्लैंड पहुंचे, इंग्लैंड में आकर आपने प्रैक्टिस की और मैच से चंद घंटों पहले आपने ये ड्रामा क्रिएट किया, तो आप खुद एक्सपोज हो गए। हमें कुछ कहने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि एक्सपोज ही हो गए और वही बात है, इंडिया से टिकट कटा के आ गए। ये नहीं पता था कि जिनके अगेंस्ट खेल रहे हैं वो सब पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हैं।